अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ओ क्लॉक। मेरी आज की वीडियो का लेक्चर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये वो पार्ट्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे नोज, नेजल कैविटी, माउथ, साइनोसिस, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स, डायाफ्राम, एल्वियोलाई और कैपिलरीज। ये सारे पार्ट्स मिलके हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बल्कि तमाम लिविंग थिंग्स को ही जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जो हम अपनी नोज और माउथ के जरिए अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं, यानी कि अपने एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं अपने अंदर, जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए हमारे लंग्स तक जाती है और हमारे लंग्स से ऑक्सीजन हमारे पूरे ब्लड तक पहुंच जाती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि अपनी नोज और माउथ के जरिए बाहर निकाल देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन तो हम अपनी नोज और माउथ के जरिए इनहेल कर लेते हैं, अब वो किन किन रास्तों से गुजरती हुई हमारे लंग्स तक पहुंचती है और उसमें मौजूद जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स कैसे फिल्टर आउट कर दिए जाते हैं और किस तरीके से वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक और पूरी बॉडी तक पहुंचाई जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम आसान अल्फाज में डिस्कस करते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट तब होता है जब हम अपनी नोज और माउथ के जरिए एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन और एयर इनहेल करते हैं। हमारी नोज में एयर हमारे नॉस्ट्रिल से होती हुई हमारी नेजल कैविटी तक आती है और यहाँ पे 3 अहम काम होते हैं। पहला, जो हमारी नोज में हेयर मौजूद हैं, वो एयर में से तमाम डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स को वहीं फिल्टर आउट कर देते हैं। दूसरा, एयर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक वार्म किया जाता है। तीसरा, हमारे फॉरहेड और चिक्स बोन के पीछे कुछ एयर फिल्ड कैविटीज हैं, जिसे हम साइनोसिस कहते हैं। ये साइनोसिस म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, जो स्मॉल चैनल्स के थ्रू ड्रेन होते हुए हमारी नोज तक आती हैं, जो जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स को वहीं रोक देता है और एयर को बआसानी दूसरे एयर पैसेजेस तक जाने देता है। अब एयर जो हमने अपने माउथ और नोज से इनहेल की हैं, वो आती है फेरिंक्स तक, फेरिंक्स से आती है लैरिंक्स तक। लैरिंक्स में हमारा वोकल कॉर्ड होता है, जो हमारी आवाज़ को यानी हमारी वॉइस प्रोड्यूस करता है और बात करने में हमें मदद करता है। लैरिंक्स में ग्लॉटस और एपिग्लॉटस भी होते हैं। ग्लॉटस एक ओपनिंग है जिसके थ्रू एयर पास होती है और हमारे ट्रैकिया तक आ जाती है, और एपिग्लॉटस एक तरीके से ग्लॉटस के ऊपर कवर का काम करता है। जब एयर पास होनी होती है तो ये एपिग्लॉटस खुल जाता है और जब हमारा फूड माउथ से होते हुए एसोफेगस तक जाने लगता है तो ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर देता है, ताकि हमारा फूड बआसानी एसोफेगस तक चला जाए और विंड पाइप तक ना पहुंच सके। तो ये ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस हमारे ना सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ग्लॉटस और एपिग्लॉटस को अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो इसकी मिसाल एक बॉटल जैसी है। अगर एक बॉटल से हमने एयर गुजारनी है तो हम उस बॉटल को खुला रखेंगे, लेकिन अगर कुछ और हार्मफुल चीज या सब्सटेंस जाने से हमने रोकना है तो हम उस बॉटल को कवर कर देते हैं ताकि वो सब्सटेंस उस बॉटल तक ना जाए। तो इसी तरीके से ग्लॉटस और एपिग्लॉटस भी काम कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो ग्लॉटस से होती हुई हमारी विंड पाइप तक आ जाती है, लेकिन जब हम अपना फूड खाते हैं और अपना फूड स्वेलो कर रहे होते हैं तब ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटस के ऊपर कवर का काम करती है, ताकि हमारा फूड सिर्फ एसोफेगस की पाइप तक ही जाए, हमारी विंड पाइप तक ना आ जाए। अब एयर हमारे ट्रैकिया तक आ चुका है। ये है ट्रैकिया, ट्यूब शेप का। हमारा ट्रैकिया कार्टिलेजस रिंग से बना है,
जो ट्रैकिया को शेप दे रहा है और कोलैप्स नहीं होने दे रहा। हमारे ट्रैकिया में हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे सीलिया कहते हैं। ये सीलिया भी डस्ट और जर्म्स पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करता है। अब हमारी एयर मजीद फिल्टर हो चुकी है और ये फिल्टर एयर आती है ब्रोंकाई तक। अब यहाँ पे हमारा ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है और इस ट्रैकिया से 2 मजीद पाइप्स निकल रहे हैं जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाके मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं और इन छोटी छोटी ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। लंग्स के अंदर ये ब्रांचेस ट्री की शेप जैसी लगती हैं, इसलिए इसे रेस्पिरेटरी ट्री और ट्रैकियल ट्री भी कहते हैं। अब ये ब्रोंक्यूल्स जो हमारे लंग्स में मौजूद हैं, इन ब्रोंक्यूल्स के आगे एक बॉल शेप या एक बैलून शेप स्ट्रक्चर है जिसे एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं डिफ्यूजन के जरिए। हम अपने एल्वोलाई को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और सारा एक तरीके से कह लीजिए प्रोसेस यही हो रहा है ऑक्सीजन के डिफ्यूज होने का और कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल जाने का। ये है हमारा एल्वोलाई। एल्वोलाई हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसकी शेप कुछ बैलून जैसी होती है और देखने में हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि ग्रेप्स के बंचेस हों। ये है पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेकर आती है और ये है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक लेके जाती है और ये है पूरी कैपिलरीज का नेटवर्क। अब देखते हैं कि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती कैसे हैं। जब हम एयर अपने माउथ और नोज के जरिए इनहेल करते हैं और तमाम रास्तों से गुजरती हुई वो एल्वोलाई तक आती हैं। अब एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ये एल्वोलाई डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन इन कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स को दे देती है और इनसे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए अपने अंदर ले लेती है ताकि इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एक्सहेल किया जा सके। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन बेसिकली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट होता है, यानी कि एल्वोलाई में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है और कैपिलरीज में ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। इसी तरीके से कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है और एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम है। तो डिफ्यूजन के ज़रिए ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी कि एल्वोलाई में जहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है वो डिफ्यूजन के ज़रिए इन ब्लड कैपिलरीज तक जा रही है जो तमाम बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचा देगी। ठीक इसी तरीके से जो ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है वो डिफ्यूजन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई के अंदर पहुंचा रही है ताकि इसे एक्सहेल आउट किया जा सके। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि आखिर ये गैसेस एक्सचेंज हो कैसे रही हैं। अब हम एल्वोलाई पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। हमारी एल्वोलाई में 2 तरह के सेल होते हैं। पहली है टाइप 1 जिसे न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं? ये सेल्स गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करवाते हैं। इन सेल्स का यही काम होता है एल्वोलाई के अंदर कि वो डिफ्यूजन के जरिए गैसेस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का क्या फंक्शन है? ये सेल्स सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करती हैं। सर्फेक्टेंट बेसिकली एक फ्लूइड है जो एल्वोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता और एल्वोलाई की शेप बरकरार रखता है। तीसरा, हमारे एल्वोलाई में एक इम्यून सेल भी होते हैं जिसे हम मैक्रोफाइट्स कहते हैं, जो थोड़े बहुत जर्म्स हमारी एल्वोलाई तक पहुंच जाते ही हैं। ये मैक्रोफाइट्स उन जर्म्स को ख़त्म कर देता है और हमारी इनहेल की हुई एयर को बैक्टीरिया फ्री कर देता है।
अब बात कर लेते हैं अपने डूम शेप मसल डायाफ्राम पे। हमारा डायाफ्राम ना सिर्फ थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से सेपरेट करता है, बल्कि ये हमारी रेस्पिरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारा ये डूम शेप का डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए मजीद जगह मिल जाती है। फिर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसे एक्सहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स रिलैक्स कर जाते हैं और हमारा ये डूम शेप का मसल, जिसे डायाफ्राम कहते हैं, दोबारा से अपनी डूम शेप में आ जाता है। अब थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। हम ऑक्सीजन अपनी नोज और माउथ के जरिए इनहेल करते हैं। हमारी नोज में जो हेयर्स हैं वो इस ऑक्सीजन में मौजूद जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देती है। फिर हमारी ऑक्सीजन हमारे माउथ से होती हुई, फेरिंक्स से होती हुई, लैरिंक्स से होती हुई, ग्लॉटस से होती हुई ट्रैकिया तक आती है। हमारे ट्रैकिया में हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे सीलिया कहते हैं। ये सीलिया भी हमारे ऑक्सीजन में मौजूद जर्म्स और डस्ट पार्टिकल को फिल्टर आउट कर देता है। फिर हमारी ऑक्सीजन ब्रोंकाई से होती हुई लंग्स के अंदर मौजूद ब्रोंक्यूल्स तक जाती है और इन ब्रोंक्यूल्स के आगे एक बैलून शेप का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। इन एल्वियोलाई के पास कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क मौजूद है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो डिफ्यूजन के जरिए हमारा एल्वियोलाई इन कैपिलरीज को ऑक्सीजन दे देता है और इन कैपिलरीज से डिफ्यूजन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, जो हम एक्सहेल आउट कर देते हैं। हमारे हार्ट और लंग्स के नीचे डूम शेप का मसल, जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, मौजूद है। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को एक्सपेंड होने की जगह मिल जाती है और इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहते हैं। फिर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट करते हैं तो हमारे लंग्स दोबारा से रिलैक्स कर जाते हैं और ये डूम शेप का मसल डायाफ्राम फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है और इस प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आसान अल्फाज में समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगी एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।